ओके गाइस, सो हमारे लोगों द्वारा यूनिवर्स का ऑब्जर्वेशन काफी दिनों से किया जा रहा था। मतलब काफी दिनों से हमारे लोग एक्साइटेड थे कि क्या होता है चांद, क्या होता है मार्स, ये तारे क्या होते हैं। तो उसका बहुत सारा स्टडी उन्होंने किया था। लेकिन बिफोर गैलीलियो, गैलीलियो इज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने टेलीस्कोप का निर्माण किया था। मतलब इज द डिस्कवर ऑफ द टेलीस्कोप। सो उसके पहले जो भी ऑब्जर्वेशन हुआ करते थे प्लैनेटरी मोशंस के, मतलब अर्थ, सन, मून, इनके बारे में जो भी डाटा था वो सब नेकेड आईज से था। वो इतना अप्रोप्रिएट नहीं था, या फिर वो इतना मतलब अप टू डेट नहीं था। ओके। लेकिन जब गैलीलियो ने फर्स्ट टाइम टेलीस्कोप बनाया, तो उसके बाद जो भी स्टार्ट हुआ प्लैनेटरी मोशंस, प्लैनेटरी स्टडी जो भी स्टार्ट हुई, वो एक्चुअली ऑथेंटिक प्लैनेटरी स्टडी स्टार्ट हुई। तो उस वो पहले वाला डाटा और उसके बाद का डाटा, इन सबको मिला के हमको केपलर साहब ने 3 नियम दिए थे, मतलब 3 लॉज। तो उनका पहला लॉ था, पहले तो पुराने जमाने में ऐसा माना जाता था कि अ, पृथ्वी स्टेबल है और पृथ्वी के आजू बाजू में अपना सूरज घूमता है। मतलब द अर्थ इज द स्टेबल वन एंड द सन मूविंग अराउंड इट। बट ऐसा नहीं था। ये पहले तो गैलीलियो ने बताया था। गैलीलियो ने ये बताया था कि सन स्टेबल रहता है, पृथ्वी उसके आजू बाजू में घूमती है। लेकिन केपलर ने हमको एक फर्स्ट लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई थी। सो फर्स्ट लॉ जो था उनका, उन्होंने उसमें उन्होंने हमको बताया कि बाबा, द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन एलिप्स विथ द सन एट द वन ऑफ द फोकाई। अभी ये फोकाई क्या होता है, ये क्या होता है। सो पहले तो हम सीखेंगे इलिप शेप क्या होता है। तो देखो, अगर एक कोन है, इसको अगर यहाँ से अपन ऐसा काटते हैं, तो वो जो शेप बनता है, अंडा जैसा शेप, उसको हम एलिप्स कहते हैं। तो एलिप्स इज काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ शेप। तो जैसे अपने सर्कल में एक सेंटर होता है, कहाँ से भी आप अगर इधर एक मतलब लाइन खींचोगे तो डिस्टेंस सेम ही होता है सेंटर पे। वैसे एलिप्स में 2 पॉइंट होते हैं गाइस, दैट इज द फोकाई। सो इधर एक फोकाई होता है और इधर एक फोकाई होता है। यहाँ अगर आप 2 लाइन जोड़ेंगे और उसका सम करेंगे तो वो इक्वल ही आता है। मतलब अगर मैं यहाँ से ए बी यहाँ जोड़ता हूँ और ए बी सी यहाँ जोड़ता हूँ, तो इनका डिस्टेंस सेम हुआ। अगर मैं इसको डी पॉइंट देता हूँ, इसको ए, इसको बी, सी, डी, आप कहां से भी जाओ, फोकाई के यहाँ का पॉइंट सेम ही रहेगा, 2 लाइंस का लेंथ। तो हमको केपलर साहब ने बताया कि जो प्लैनेट्स होता है वो एक तो एलिप्स शेप में ट्रैवल करता है, एलिप्स शेप में वो रिवॉल्व करता है, और उसके एक पॉइंट के, एक फोकाई के पॉइंट पे यहाँ सूरज जो होता है वो प्रेजेंट रहता है, और इस ऑर्बिट में अपने जो प्लैनेट रहते हैं वो मूव करते हैं। A planet, a elliptical order, or this is the sun. Okay, तो this is the first law of our Kepler's भाई। केपलर साहब ने हमको बताया कि जो प्लैनेट्स होते हैं, all the planets which are moving around the sun, those all planets are moving not in the circular manner but in the ellipse manner. ellipse मतलब अंडाकृति शेप के मैनर में करते हो, उसमें ट्रैवल। ओके, सो ये तो इनका था फर्स्ट लॉ गाइज। फिर इसके बाद इन्होंने हमको सेकेंड लॉ दिया। और गाइज, ये सिर्फ अपने प्लैनेट्स के लिए नहीं लागू होता है। सो दिस इज फॉर द प्लैनेट्स एज वेल। मतलब सैटेलाइट जो रहते हैं, हर प्लैनेट के नेचुरल सैटेलाइट, पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट मून है, तो उसके लिए भी ये अप्लाई होता है। ओके, और दिस इज नॉट लाइक दिस स्ट्रेट गाइज, ये थोड़ा ऐसा बेंड होता है। ऑर्बिट जो होता है वो थोड़ा ऐसा बेंड होता है। इट्स ओके। So the second law which is given by the Kepler's is that, so
सेकेंड लॉ जो होता है केपलर का, मतलब केपलर सर ने जो हमको सेकेंड लॉ दिया, उसका मीनिंग ये है गाइस कि द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड सन स्वीप इक्वल एरिया। स्वीप का मतलब क्या होता है, देखिए अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ज्वाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल हम ऐसा समझते हैं कि एक दिन में प्लैनेट उसके ऑर्बिट में कितना ट्रैवल करता है। ओके, सो देखिए जब प्लैनेट सन के सन के पास से बहुत दूर था तो ग्रेविटेशन फोर्स कम होगा। तो ग्रेविटेशन फोर्स कम होने की वजह से जो डिस्टेंस ट्रैवलिंग का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ अ प्लैनेट जो रहेगा वो कम रहेगा। तो उसने इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया। लेकिन जब वो प्लैनेट सन के एकदम पास में आता है तो यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स सबसे मैक्सिमम रहेगा। तो जो डिस्टेंस ट्रैवल किया जाएगा प्लैनेट से उस ऑर्बिट में, तो वो सबसे ज्यादा होगा। तो आप इसको देख सकते हो, यहाँ पे ए और बी है, यहाँ डिस्टेंस जो है ऑर्बिट का डिस्टेंस वो सबसे ज्यादा है, लेकिन सी और डी में सबसे कम है और यहाँ मीडियम है। तो कैप्टर साहब बताते हैं कि अगर इसका पूरा सरफेस का अगर हम एरिया निकालेंगे तो द इमेजिनरी लाइनिंग जो ट्रैवल करता है एक पर्टिकुलर टाइम में, उसका अगर हम एरिया निकालेंगे इस एरिया का, तो ए बी और सन इज इक्वल टू सी डी और सन। इसका एरिया जो भी निकलेगा स्क्वायर मीटर, किसमें भी मीटर में, तो ओ एक्यूरेटली इक्वल टू दिस एरिया होगा और ओ सेम इक्वल टू दिस एरिया होगा। मतलब स्विप मतलब द टुकड़े टुकड़े। सो सन स्विप इक्वल टू एरिया इन इक्वल, मतलब ये जो एरिया के इक्वल टुकड़े रहते हैं जो कि पर्टिकुलर इक्वल टाइम में बनते हैं ऑर्बिट में, तो उनका पूरा एरिया जो रहेगा वो इक्वल रहेगा। आपको ये समझ में आ रहा है क्या नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन इसका यही मीनिंग है कि जो भी प्लैनेट ऑर्बिट में ट्रैवल करता है वो पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर एरिया को कवर करता है गाइस। तो उस पर्टिकुलर एरिया में ही ग्रेविटेशनल का पुल और पुश होता है। ओके, आई होप समझा होगा आपको। यहाँ पर आप यही ध्यान रखो कि द एरिया कवर्ड बाय द इमेजिनरी लाइन ए एंड बी इज इक्वल टू द एरिया कवर्ड बाय सी एंड डी एंड इक्वल टू ई एंड एफ। आप इतना समझिए, ये प्लैनेट है जो कि इसके अराउंड घूम रहा है। ओके, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इधर मैं सन को एस पॉइंट देता हूं तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए एस बी इज इक्वल टू डी एस सी इज इक्वल टू ई एस एफ। यहाँ आप ऐसा एरिया ऑफ लिख सकते हो, एरिया ऑफ, यही है सेकेंड लॉ केपलर्स पाई का। ओके, सो ये हुआ सेकेंड लॉ। अभी हम देखते हैं थर्ड लॉ केपलर। ओके, सो जो थर्ड लॉ था केपलर का, तो वो ये था कि द स्क्वायर ऑफ अ period of a revolution around the sun is directly proportional to the cube of the distance between the planet। मतलब अगर एक प्लैनेट सन के आजू बाजू में घूमने को एक दिन लगाता है, तो उसका जो टाइम रहेगा उसका स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैट प्लैनेट एंड द सन। मतलब टाइम का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का क्यूब ऑफ पर्टिकुलर प्लैनेट। अभी इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, लाइक अगर अर्थ को अगर 165 डे लगते हैं सूरज के आजू बाजू में एक चक्कर पूरा करने को, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 165 स्क्वायर
इज इक्वल टू आर क्यूब। अभी डिस्टेंस कितना है सन और अपने अर्थ का, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन आप इस तरह लिख सकते हैं, और डिस्टेंस का क्यूब। ओके, फिर आपको इस इक्वेशन को अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हम नहीं लिख सकते मैथमेटिकल इक्वेशन में, इसको हमको फिर कांस्टेंट लगाना पड़ता है। इसलिए हम इस r को इधर लाएंगे, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब इज इक्वल टू के। के इज द कांस्टेंट, इसको आप केपलर्स कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। इसका केपलर के पास कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं था, इसलिए मैं आपको यहाँ भी मैथमेटिकल प्रूफ नहीं दे सकता हूँ। ओके, केपलर ने बस ऑब्जर्वेशन जो भी उसके प्रीवियस स्टडीज में ऑब्जर्वेशन उसको मिले थे, उसके बेसिस पे उसने ए लॉ को हमको बताया था। इसका कोई ऑब्जर्वेशन मतलब मैथमेटिकल प्रूफ नहीं था, जो कि आगे जाके सर आइजैक सर ने हमको बताया था, वो हम अगले चैप्टर में देखेंगे। थैंक यू।